हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इसमें इंडियन पॉलिटी का पार्ट 15 देखेंगे, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर और जो इन दोनों द्वारा रिट जारी की जाती हैं उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। अगर आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी एक तरह से फ्रूटफुल सेशन ये हो पाएगा। और ये वीडियो आपको ऊपर लिखे जितने भी ये सारे एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो हेल्प करेगा ही करेगा। इसके अलावा और भी जितने एग्ज़ाम रहते हैं उन सभी में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू हैं जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 15। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट 14th पार्ट के एंड में पूछा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अगर रिज़ाइन देना चाहे तो वो लेटर किसके नाम पर लिखेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे या फिर लॉ मिनिस्टर के नाम पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जी? ये है प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके साथ थोड़ी बहुत और बातें जान लेते हैं। होता क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, और हाई कोर्ट, इन दोनों के जजेस को जो अपॉइंट करते हैं जी वो करते हैं प्रेसिडेंट। और सेकंड थिंग, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, वो रिज़ाइन भी किसको लिखेगा? प्रेसिडेंट को ही लिखेगा। दैट मीन्स पूरा सिस्टम ही समझ आ गया कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के भी। और अगर वो रिज़ाइन देना चाहें तो दोनों ही, चाहे वो सेशन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो प्रेसिडेंट को ही लेटर ये लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स अब हाई कोर्ट का भी क्लियर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? पिछले वाला था कि अगर खुद से रिजाइन देना चाहे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनको क्या हटाया भी जा सकता है? अगर हटाया जा सकता है तो कैसे? चीफ जस्टिस के कहने पर, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट यदि चीफ जस्टिस उनको बोले, या फिर प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट रेकमेंड करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर भी जो बहुत हाउसेज हैं उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए और फिर जाके ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस जज को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। और ग्राउंड्स क्या होते हैं बेसिकली? कई बार क्या रहता है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहने लायक नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर हमेशा से विवाद तो रहा ही है, लेकिन उसके दौरान जो है अब कोलिजियम सिस्टम के ऊपर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो वही पूछ रहे हैं कि जो कोलिजियम सिस्टम ऐड हुआ था वो किस ईयर में ऐड हुआ था? तो ये हुआ था जी 1993 के अंदर। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और बेसिकली कोलिजन सिस्टम है क्या? ये वो सिस्टम है इन विच डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अदर एक्सपेक्ट लाइक ट्रांसफर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर टेकन बाय ए ग्रुप ऑफ जजेस। यानी कि कोलिजन सिस्टम के अंदर एक ग्रुप ऑफ जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर जैसे इश्यूज को बारे में बताते हैं। और इसके अंदर बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं इसके। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आंसर है जी 1993। और यहाँ पे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट आएगा, बाय मिस्टेक HC लिखा गया मेरे से, ये सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखना इस बात का। हालांकि जब मैं PDF दूंगा तो उसमें मैं सेट करके दे दूंगा इसको। इससे पहले मैं पार्ट 14 डिस्कस कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमने बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में बात किया था, जो कि एग्जाम में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, इन चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। और साथ में RTI के बारे में भी और सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन भी पूछे थे, और जो रह गए थे वो आज तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। अगर आपने पार्ट 14 नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, पहले जाके देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू की हुई है सीरीज़, ये पार्ट बाय पार्ट आप ज़्यादा ग्रैप कर पाओगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसका। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट्स। जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसकी अलग अलग जुडिक्शन है,
तो यदि सेंटर या स्टेट के अंदर कभी भी डिस्प्यूट होता है किसी पार्ट को लेकर, जैसे कई बार रिवर्स को लेकर आपने सुना ही होगा कि डिस्प्यूट रहता है, या बाउंड्रीज को लेकर, तो उसको कौन सी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट की? क्या वो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन है? इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग देखेंगे ही। पहले हम देख लेते हैं एक बेसिक चार्ट। इसमें हमें क्या पता लगेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की टाइप्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन है उसके अंदर एक आता है जी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेकंड वन इज एपिलेट, थर्ड वन इज एडवाइजरी एंड फोर्थ वन इज रिव्यू ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल के अंदर क्या आएगा जी? डिस्प्यूट रिलेटिंग टू यूनियन टेरेटरीज एंड स्टेट। दूसरा क्या आएगा जी? जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो ज्यूरिडिक्शन रिट लगाते हैं वो भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही आता है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि जो यूनियन और स्टेट्स के झगड़े होते हैं वो किस के अंदर आते हैं? तो जी वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर ही आते हैं। दैट मीन्स हमारा आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब इसके बारे में डिस्कस कर लें तो साथ में और चीज़ें भी देख ही लेते हैं जी। सेकेंड वन इज़ एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मान लीजिए जो इन्फीरियर कोर्ट है उसके फैसले को चैलेंज करने के लिए अपर कोर्ट, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसके फैसले को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाया जाएगा, और हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन जो है इसकी किस किस केसेस में है? सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी है? क्या वो ओरिजिनल है, एपिलेट है, एडवाइजरी है? तो जी एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने के लिए कम से कम 5 जजेस का बेंच तो बनता ही है। 5 से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं लेकिन 5 तो होने ही चाहिए। और अगला है स्पेशल लीव टू अपील। एडवाइजरी के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस सीख कर सकता है अंडर आर्टिकल 143। उसके बाद है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन। जब भी हमारा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको रिव्यू कर सकती है कि जो भी नया लॉ बना है कहीं वो किसी तरह से इनवैलिड तो नहीं है। इनवैलिड इन केस की किसी फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनमें से किसी को हनन तो नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों के लिए कोर्ट के पास जो है रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन भी रहता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है चार्ट। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज डिस्कस तो मैंने कर ही दिया अच्छे से। इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही लग गया हमें, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट द सेकंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वॉज इन द केस। यानी कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच बैठती है तो मिनिमम जज तो 5 हो ही सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसमें ये पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट बेंच कौन सी थी जो इनमें से किस केस के अंदर थी? तो वो थी जी गोलकनाथ केस के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली इसके अंदर क्या थे? टोटल जजेस 11 थे और 6 और 5 की मेजोरिटी से जो बिल था, ये जो केस था वो पास हुआ था। इस केस के अंदर बेसिकली है क्या था वो चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें करूँगा तो हम जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, क्योंकि हम केसेस के ऊपर चले जाएंगे और वीडियो कुछ और ही तरीके से चल पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके ऊपर वीडियो बनाऊँ मैं तो वो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इनके सिर्फ नाम ही बताने वाला हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे इसमें जी? 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट में कितने जजेस होंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। वो है केशवानंद भारती केस। इसके अंदर 13 जज थे भाई, यानी कि 13। ये भी जो है 7 और 6 के वे से पास हुआ था। तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ? केशवानंद भारती केस। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ? जी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड लार्जेस्ट पूछा है जो कि है गोलकनाथ। ये भी बेसिकली गोलकनाथ जो है प्रॉपर्टी को लेकर, लैंड रिफॉर्म को लेकर जो था केस हुआ था। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाइएगा। पीडीएफ आपको रोज़ाना की तरह टेलीग्राम पे मिलेगी। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप लोग वहाँ जाइए और डेफिनेटली फॉलो कीजिए। उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज द राइट ऑफ द कोर्ट टू। अभी मैंने जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कस किया ही था पिछले क्वेश्चन के अंदर, और इसके ऊपर बेसिकली अलग से क्वेश्चन भी पूछ लिया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिकली क्या करता है? वो डिक्लेयर करता है किसी लॉ को या ऑर्डर को इनवैलिड, क्यों? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हैं अगर उनके साथ कॉन्फ्लिक्शन है, जो नए रूल या ऑर्डर आए हैं,
तो उनको इनवैलिड कर देगा, उनको एक्ट नहीं करवा पाएंगे। तो यही जो है हमारे जुडिशियल रिव्यू की पावर है। ऐसे नहीं है कि पार्लियामेंट जो चाहे कानून बना सकता है, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन छेड़छाड़ करेगा तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है दखल अंदाजी देगा ही देगा। आप मोस्टली न्यूज़पेपर में, अखबारों में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सिविल क्रिमिनल केस हैं उन पे तो जजमेंट आते ही आते हैं, लेकिन इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी कुछ ना कुछ इनके लैंडमार्क जजमेंट आते ही रहते हैं। तो जब भी पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी सी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से देखा करो। और न्यूज़ चैनल भी ये जो आपको पता ही है, आजकल हर जगह कुछ और ही न्यूज़ दिखा रहे हैं, जो दिखाने वाली चीज़ है वो दिखती नहीं है। उसके बाद है बाय वूम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी एनलार्ज्ड, यानी कि किसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन एरिया है वो बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है या कुछ भी। तो ये बात तो हमें पता ही है कि लॉ मेकिंग पॉलिसी किसके पास होती है जी, वो पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, पार्लियामेंट। आंसर हो गया जी पार्लियामेंट बाय मेकिंग ए लॉ, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है टू बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए जज मस्ट बी एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी ईयर्स, यानी कि अगर किसी एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसे हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल तक प्रैक्टिस करनी होगी, 20 साल, 8 साल, 10 साल या 5 साल। तो अगर किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसको हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 साल के लिए जज रहना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। तो ये गलत हो गया भाई, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि वो हाई कोर्ट के अंदर जज लगेगा कम से कम 5 साल के लिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे तो एडवोकेट के बारे में पूछा है ना, जज के बारे में नहीं पूछा। तो अब देखेंगे हम कि वो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तो कम से कम वो एडवोकेट यानी कि प्रैक्टिस करनी ही चाहिए उसको। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिसके ऊपर हाई कोर्ट का भी जुरिडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट का भी। तो ये है पहला ऑप्शन, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। थर्ड है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत तो हाई कोर्ट में रिट लगाई जा सकती है और आर्टिकल अंडर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो लास्ट ऑप्शन रह जाता है जी, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए भी जो है एक तरह से इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, वो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर कैन द PIL बी फाइल्ड, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम कहाँ फाइल कर सकते हैं, अकेले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या फिर सेंट्रल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं उसके अंदर, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों के अंदर। तो ये हम लगा सकते हैं जी दोनों के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के अंदर हम PIL फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट आर चार्ज टू द, यानी कि जो भी सैलरी मिलती है हाई कोर्ट के जज को, अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो कहाँ से चार्ज किए जाते हैं, क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से। काफ़ी मतलब कि थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन इसमें ये है ना कि जो हाई कोर्ट के जज की सैलरी होती है ना वो स्टेट देता है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट देता है। और अगर मैं पूछ लूँ पेंशन के बारे में कि हाई कोर्ट के जज को पेंशन कौन देता है, तो उस केस में स्टेट का नाम हट जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा इंडिया का नाम, यानी कि उसको सेंटर पे करेगा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ ले जाते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट की होगी तो उसकी सैलरी कौन देगा जी, स्टेट ही देगा। कहाँ से देगा, कंसोलिडेटेड फंड। पेंशन की बात करेंगे तो स्टेट नहीं देगा, फिर इंडिया आ जाएगा, इनकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट करते हैं, और ओथ जो है हाई कोर्ट के जजेस को गवर्नर दिलाता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 3 स्टेटमेंट है और करेक्ट पूछी हुई है। पहली स्टेटमेंट है
देर आर 25 हाई कोर्ट्स ऑफ इन इंडिया। ये तो हमें पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं जी, 25 हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव ए कॉमन हाई कोर्ट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ की जुरिडिक्शन है वो एक ही हाई कोर्ट के अंदर आती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1 भी सही है, 2 भी सही है। नेक्स्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ इन हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। यानी कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली है ना, उसकी खुद की हाई कोर्ट है। बेसिकली दिल्ली क्या है, कोई स्टेट नहीं है, यूटी है। उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, उसकी खुद का एक हाई कोर्ट है, इसको क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट बोलेंगे। तो क्या ऐसा है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि अंडमान निकोबार का खुद का हाई कोर्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि हर एक स्टेट और हर एक यूटी का होता तो इस समय 28 + 8 तो 36 हाई कोर्ट होते। लेकिन एट प्रेजेंट कितने हैं? 25 है। इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी हाई कोर्ट के पास किसी खुद के स्टेट के साथ साथ किसी दूसरे स्टेट का या फिर किसी यूटी का जुरिडिक्शन आता ही है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिडिक्शन किस हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो ये चार्ट है, एक इमेज है, इसको देखकर आप लोग समझ जाएंगे। ये 8 जगह हैं जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का जो जुरिडिक्शन है जी वो आता है इधर, मतलब कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता के अंदर, क्योंकि ये बांग्लादेश है, हम सब जानते ही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और उसी तरह से अगर मैं दादरा दीव एंड नगर हवेली की बात करूं, ये इसका जुरिडिक्शन आएगा महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज इज जुरिडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कि इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसका जुरिडिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का आता है। तो 4 ऑप्शन है, चारों को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। इलाहाबाद का जी अकेला उत्तर प्रदेश के लिए है। दूसरा दिल्ली का एनसीआर दिल्ली के लिए ही है। थर्ड गुजरात हाई कोर्ट, ये भी गुजरात के लिए है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ना महाराष्ट्र, इसका जुरिडिक्शन गोवा, महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है। यानी कि 2 स्टेट्स का और एक यूनियन टेरिटरी का। इसमें पूछा हुआ है कि मोर देन वन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आंसर हो गया जी महाराष्ट्र। इसके अलावा एक गुवाहाटी हाई कोर्ट ऐसा है जो मोर देन वन स्टेट की जुरिडिक्शन रखता है। हालांकि और भी स्टेट हैं, लेकिन गुवाहाटी के पास सबसे ज़्यादा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। ध्यान रखना है क्योंकि इसमें यूनियन टेरिटरी भी पूछा गया था, और यहाँ पर कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये सारे स्टेट हैं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है। अगर स्टेट पूछ लेगा और ऑप्शन में गुवाहाटी देगा तो हम गुवाहाटी को ही लगाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। उसके बाद पूछ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी रिट हैं, 5, 10, 8 या 24। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रिट्स हैं वो हैं 5। पहली है हैबियस कॉर्पस, जिसको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं। और ये तो आई थिंक आप लोगों ने ना, अगर वो मूवी देखी होगी, वो कौन सी थी दृश्यम करके, तो दृश्यम के अंदर भी इसका जिक्र काफ़ी बार किया हुआ था। सेकंड है मैंडेमस, थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज रिट ऑफ सर्जरी एंड 5वीं है क्यू वारंटो। इन रिटिस के बारे में जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो आईएएस लेवल का पूछा गया या पीसीएस, क्यों स्टेट का तो इसमें कवर होगा ही होगा, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। यानी कि अगली वीडियो अपनी हमारी जो रहने वाली है वो रिट्स के साथ साथ गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर रहने वाली है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो ये है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट किसी पर्सन को या इंस्टीट्यूशन को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो उस कौन सी रिट का प्रयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा मुझे। अदरवाइज मैं जब भी इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, बाय बाय।